LR सर्किट, LR सर्किट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो सुनो, इसमें क्या होता है। देखो जैसे ये यहाँ पे एक इनोड की बैटरी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये क्या लगा गया है, इंडक्टर है। क्या है यहाँ पे, एक इंडक्टर। ठीक है, जैसे इसको क्लोज किया, जैसे ही स्विच को क्या कर दिया, मान लो क्लोज कर दिया, यानी ये कंडीशन क्या होगी, t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 0 पे जब ये कंडीशन होगी तो इसमें से क्या करंट चलेगा। जैसे ही हमने बंद किया, ये लूप दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ओपन था, जैसे इसको क्लोज किया तो क्या इसमें से करंट चलेगा, क्लोज करते ही क्या इसमें से करंट चलेगा। क्लोज करते ही t इक्वल टू 0, वो कंडीशन जब जैसे क्लोज कर देंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी t इक्वल टू 0 पे। तो t इक्वल टू 0 पे क्या करंट चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, सुनो देखो, यहाँ पे ये नोड की है ना, इसके पैरेलल में यहाँ पे भी एक नोड की लग जाएगी, ये बहुत ज्यादा होगी, मतलब ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये अपोज करेगी, करंट नहीं चलेगा, t इक्वल टू 0 पे नहीं चलने देगी, ये करंट नहीं चलने देगी। ठीक है, करंट नहीं चलने देगी। क्यों, क्योंकि ये इसके यहाँ पे ये भी ई नोड की लग जाती है। क्या लग जाती है, ई नोड की लग जाएगी, तो ये नहीं चलने देगी, करंट नहीं चलेगा t इक्वल टू 0 पे। लेकिन मान लो इसे क्लोज करे, लंबा समय हो गया, मतलब क्लोज करे बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तब करंट चल सकता है। तब यहाँ पे फिर ये जीरो ही हो जाएगी, अगर t इक्वल टू इनफाइनाइट पे बात करें, मतलब t इक्वल टू इनफाइनाइट पे बात करें, t की वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, इसे क्लोज करें t इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे करंट नहीं चलेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये नहीं चलने देगी, नहीं चलने देगी। ई नोड की यहाँ पे भी एक इंड्यूस मतलब बैटरी आ जाएगी, ये सेम जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे सेम वोल्टेज आ जाएगा, सेम नहीं चलने देगी। t इक्वल टू 0 पे नहीं करंट चलेगा। लेकिन t इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब बहुत टाइम हो गया इसे क्लोज करें, उस केस में ये चल सकती है, उस केस में फिर तो चलेगी। फिर यहाँ पे जो ये ई नोड है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका काम होता है रोकना, जब तक ये रोकते रोक लेगी, लेकिन अगर एक बार चल पड़ा तो फिर ये अपना जीरो ही कर लेगी, फिर तो चलेगा ही, फिर ये हटी जाएगी, फिर तो जीरो ही हो जाएगा यहाँ पे तो। ठीक है, यहाँ पे वोल्ट जीरो ही हो जाएगा, वोल्टेज जीरो ही हो जाएगी। पहले तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, t इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, लेकिन t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, मतलब अगर मान लो लंबा समय हो गया, इसे स्टार्ट करें, इसे क्लोज करें, तो उस केस में ये एक सिंपल वायर की तरह ही बिहेव करेगी। कैसे बिहेव करेगी, सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगी। देखो t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर बिहेव लाइक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो करंट चल ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन t इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब इसे क्लोज करे बहुत टाइम हो गया, तो उस केस में ये सिंपल वायर की तरह ही बिहेव करेगी। t इक्वल टू 0 पे सुनो, t इक्वल टू 0 पे, यानी t इक्वल टू 0 मतलब ये अभी अभी क्लोज किया है, ये t इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, तो उस पे आई करंट तो चलेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। वी आर, यहाँ पे वोल्टेज जीरो होगी, यहाँ पे तो ई नोड की लग जाएगी, यहाँ पे ई नोड की लगेगी, ई नोड की। और यू, जब करंट ही नहीं चल रहा तो एनर्जी स्टोर क्या नहीं होगी, एनर्जी स्टोर जीरो ही रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो एनर्जी स्टोर जीरो रहेगी। लेकिन एट स्टेडी स्टेट का मतलब होता है t इक्वल टू इनफाइनाइट, इसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, इस पे अगर फिर करंट चलेगा, करंट कितने का चलेगा, ई नोट बाय आर का चलेगा, ई नोट बाय आर का ही चलेगा। वी आर, यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इसके क्रॉस कितनी हो जाएगी, ई नोट की हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, एक बार चलने के बाद अगर ये बहुत लंबे समय तक क्लोज कर दिया, तो फिर लंबे समय के बाद t इक्वल टू इनफाइनाइट पे यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगी, वोल्टेज जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन फिर जैसे 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 इसको टाइम हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम के बाद, यहाँ पे जीरो हो जाती है। और एनर्जी स्टोर क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है, ना इंडक्टर में, आई की जगह से पुट कर दो। ठीक है, तो जो मेन बात है यही थी कि t इक्वल टू 0 पे जो इंडक्टर है ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, लेकिन t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये बिहेव करेगा सिंपल वायर की तरह। कैसे बिहेव करेगा, सिंपल वायर की तरह। और ये पता होना चाहिए कहाँ पे जीरो और कहाँ पे कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये इसके ग्राफ है, ये I वर्सेस R का ग्राफ है, आई वर्सेस t का ग्राफ है। देखो पहले I क्या था, जीरो था, फिर बढ़ गया, पहले क्या था जीरो, फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पहले जीरो था
अब इंक्रीज कर गया। तो इस केस में ये ऐसा बनेगा कि पहले 0 फिर ये ऐसे बढ़ रहा है और ये बढ़ के कितना हो जाता है, ई नोट बाई आर हो जाता है। ऐसा इसमें सेम इसमें था, पहले 0 था फिर ये ई नोट हो जाता है, तो ये बढ़ के क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई नोट हो जाएगा। पहले 0 था, देखो पहले क्या था 0, लेकिन फिर क्या हो गया, ई नोट हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। तो पहले ग्राफ कैसा आएगा, ये 0 फिर ये ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ठीक है, ये ई नोट आ जाएगा। इस केस में देखो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, देखो कैसे हो रहा है डिक्रीज। ई नोड वैल्यू थी पहले इसकी, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे क्या थी, यहाँ पे ये ई नोड की थी ना, ई नोड की, तो यहाँ पे ई नोड थी, ई नोड के बाद ये 0 हो गया, मतलब ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। यहाँ पे देखो u वर्सेस t का ग्राफ, पहले u क्या था, u एनर्जी स्टोर कितनी थी, 0 थी, उसके बाद क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। तो इस केस में ऐसे ही होएगा, पहले 0 फिर यहाँ पे ये इंक्रीज कर जाएगी। ग्राफ सारे ऐसे ही बढ़ेंगे, सारे ग्राफ ऐसे ही बढ़ेंगे और डिक्रीज ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना बढ़ जाता है, हाफ एल आई स्क्वायर, आई वही पुट करना है, ई नॉट बाय आर, ठीक है। तो ये था u वर्सेस t का ग्राफ। डी आई बाई डी टी ये डिक्रीज होता है, क्या होता है, ये पहले इतना होता है फिर ये डिक्रीज होता है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इसका और इसका ग्राफ सेम बनता है, बाकी सबका सेम बनता है, बाकी ऐसे ग्राफ बनेंगे, इन दोनों का ऐसे बनेगा। क्लियर है, उन वैल्यू पे ही डिपेंड हमने ग्राफ बनाए हैं। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सुनो देखो, इसने क्या बोला, फाइंड करंट थ्रू द बैटरी, t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू बतानी है और t इक्वल टू इनफिनिट, t इक्वल टू इन्फिनिटी और t इक्वल टू 0 पे किसी वैल्यू बतानी है, करंट की वैल्यू बतानी है। हमें पता है कि t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर बिहेव करता है इनफिनिट रेजिस्टेंस की तरह, और t इक्वल टू इनफिनिट पे इंडक्टर बिहेव करता है सिंपल वायर की तरह। सुनो देखो, अगर t इक्वल टू 0 पे पूछ ले, अब ये है t इक्वल टू 0 पे बताओ क्या होगा, रेजिस्टेंस इनफिनिट होगा, मतलब इस वाली वायर में जहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सॉरी जहां पे इंडक्टर लगा हुआ है, जहां पे इंडक्टर लगा हुआ है उस केस में तो करंट जाएगा ही नहीं। जहां पे इंडक्टर लगा हुआ है क्या उस वायर में करंट जाएगा, नहीं जाएगा। देखो चलो ये रहने दो, ये देखो मेरी भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पे ये कैसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं, इंडक्टर वाली वायर में करंट नहीं जाएगा। अगर करंट ही नहीं जा रहा, करंट नहीं जा रहा तो इसका कोई काम नहीं है, हटा देते हैं इसे, करंट जा ही नहीं रहा, जब करंट जा ही नहीं रहा तो हटा देते हैं इसे। हटा दिया, क्यों हटाया, क्योंकि करंट जा ही नहीं रहा, करंट नहीं जा रहा तो हटा दिया। अब देख लो ये 10 और ये 10, ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, और ये 60, हमें आई की वैल्यू चाहिए तो v बाय आर करेंगे, तो 60 बाय में 20, तो ये कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। यानी कि जब t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू जो पूछ रखी है वो है 3 एम्पियर। t इक्वल टू 0 पे क्या है, करंट की वैल्यू 3 एम्पियर। अब t इक्वल टू इनफाइनाइट, इसकी बात करते हैं, सुनो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे हम ये हटा सकते हैं, इंडक्टर हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, देखो एक t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर को हटा सकते हैं, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर को हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 0 ही होगी, है ना, चलने के बाद तो यहाँ पे इसकी जो वो होती है वोल्टेज 0 ही हो जाएगी, तो इसे हटा सकते हैं, हटा दो इसे। और t इक्वल टू 0 पे हम किसे हटाते हैं, ये दो लाइन बहुत जरूरी है, क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। t इक्वल टू 0 पे हम इंडक्टर वाली वायर को हटा सकते हैं, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये इंडक्टर को हटा देंगे, इंडक्टर को हटाएंगे क्या लगा देंगे, इंडक्टर को हटा के
इंडक्टर को हटा दिया, इसकी जगह क्या लगा देंगे, एक सिंपल वायर। क्या लगा देंगे, सिंपल वायर, क्योंकि टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये कैसे हो जाता है, लाइक अ सिंपल वायर, सिंपल वायर की तरह हो जाता है। हमने इसको हटा के क्या कर दिया, एक सिंपल वायर लगा दी, सिंपल वायर लगा दी। अब देखो ये 10 और ये 10 ये किसमें है, पैरेलल में है, तो इनका इफेक्टिव कितना आएगा, 5। इन दोनों का इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 5 ओम। अब ये 5 इन दोनों का इफेक्टिव है ये, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में थे तो 5 ओम आ गया। अब ये 5 ओम और ये 10 ओम ये दोनों किसमें है, सीरीज में, तो यानी कि 60/50 यानी कि ये कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 एम्पियर। क्लियर, ये इन दो बातों से ही सोल्व हो पाया क्वेश्चन कि टी इक्वल टू 0 पे हमें इंडक्टर वाली वायर ही हटानी है, मतलब ये इंडक्टर वाली पूरी वायर ही हटा दो, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर को हटा सकते हैं। ठीक है, इंडक्टर को हटा के क्या लगा देंगे, एक सिंपल वायर लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट वो इसमें भी टी इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू फाइंड करनी है और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड करते हैं। देखो सुनो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे हम क्या करते हैं, इंडक्टर वाली वायर को ही हटा देते हैं। किसे हटाते हैं, इंडक्टर वाली वायर को हटा देते हैं। तो हटा देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है जी, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, ये इंडक्टर वाली वायर को ही हमने हटा दिया। अब हटा दिया, अब सुन लो, अब ये 10 और ये 30 ये किसमें है, सीरीज में है, यानी कि 40 इन दोनों का इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, V बाय आर 120 बाय में 40, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 3 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। तो यानी कि टी इक्वल टू 0 पे जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 3 एम्पियर है। टी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन तो समझ में आ गई होगी, ये तो सिंपल है। ठीक है, वायर ही हटा देनी है, जिसमें इंडक्टर आ रहे हैं वो हटा दो, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, करंट तो जाएगा ही नहीं, करंट नहीं जाएगा। हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और जहां से करंट नहीं जा रहा हम उसे हटा सकते हैं, क्योंकि हमें तो करंट ही चाहिए। तो इसमें से तो करंट जाएगा ही नहीं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो इसे हटा सकते हैं। ठीक है, हटा सकते हैं। अब बात करते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे बात करते हैं। इनफाइनाइट के केस में बताओ किसे हटाते हैं, सिर्फ इंडक्टर को हटाते हैं। इंडक्टर को हटा के क्या लगा देते हैं, एक सिंपल सिंपल वायर लगा देते हैं इंडक्टर को हटा के। तो इंडक्टर को हटा दो, देखो हटा दिया हमने, और यहाँ पे क्या लगा दी, वायर लगा दी, सिंपल वायर लगा दी। अब सुन लो, ये 30 ये 30 और ये 30 ये किसमें है, पैरेलल में। किसमें, यहाँ पे पैरेलल में। तो अगर ये तीन ऐसे पैरेलल में हो और उसका आर इफेक्टिव निकालना हो तो वो r/3 होता है। सेम है इनकी वैल्यू, तो वो r/3 होता है, यानी कि 30/3 यानी कि कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तीनों की वजह से जो आर इफेक्टिव आएगा वो 10 आ जाएगा। तीनों सेम है, पैरेलल में है, तो इस केस में r/3 करते हैं। ठीक है, ये हम पहले सीख चुके हैं। r/3 कर देंगे तो 10 आ रहा है, क्या आ रहा है, 10। अब ये 10 और ये 10 ये किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। इन तीनों का इफेक्टिव 10 आ रहा है। अब ये 10 और ये 10 ये किसमें है, सीरीज में, तो ये कितना आ जाएगा, 20, यानी कि 120 बाय में 20 ये कितना आएगा, 6 एम्पियर। तो इस केस में टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट की वैल्यू क्या आएगी, 6 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चले आगे आगे बढ़े, ठीक है आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसे करते हैं सोल्व। ठीक है, ठीक है, सोल्व करते हैं। इसने एक तो टी इक्वल टू 0 पे आई की वैल्यू पूछी है, तो पहले तो बताओ टी इक्वल टू 0 पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी। टी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो इस केस में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 0 होगी, 0 होगी आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है। इन्फिनिटी पे बताओ, इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी, इसे हटा देंगे, 120/20
6 एम्पियर। ये तो अभी कर रहा है हमने, पहले किया, ये दो तो पार्ट इजी है। ठीक है, अब सुनो, इसने बोला है कि t इक्वल टू 0 पे डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इक्वल टू 0 पे डी आई टी बाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इस केस में एक फॉर्मूला लगाते हैं, ई नोट बाय एल। क्या लगाते हैं, ई नोट बाय एल। ये आया कहां से मैं बता रहा हूँ, पहले ये सोच लो, पहले ये सुन लो कि डी आई बाई डी टी टी इक्वल टू 0 पे अगर डी आई बाई डी टी पूछा है तो उसका फॉर्मूला होता है ई नोट बाय एल। क्या फॉर्मूला होता है उसका, ई नोट बाय एल। ठीक है, ई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब 120 हो जाएगी बाय में एल। एल की वैल्यू मतलब यहाँ पे जो लग रही है वो भी यहाँ पे भी तो सेम ही आएगी ना बैटरी। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दे रखी है मिली हेनरी में, हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 इंटू में 10⁻³ तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये आ जाएगी। तो आगे आंसर t इक्वल टू 0 पे डी आई बाई डी टी की वैल्यू ही होती है, t इक्वल टू 0 पे डी आई टी बाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगर यूनिट लिखना चाहो तो लिख लो एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रखा है इसने, I इक्वल टू 4, I इक्वल टू 4 पे डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, I करंट की वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी। सुनो देखो, यहाँ पे एक जनरल टाइप पे इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, इसमें जनरल टाइप पे इक्वेशन बना लेते हैं, पहले साइन दे देते हैं, बनाते हैं इक्वेशन, माइनस प्लस करंट ऐसे आ रहा है का, ये ऐसे बंद करेंगे तो प्लस माइनस, और यहाँ पे ये बैटरी ऐसे लगेगी तो यहाँ पे प्लस माइनस। क्लियर, बनाते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 120, छोटा कर लूंगा इसको थोड़ा, दिख तो रहा ही होगा। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं 120। ठीक है, ये 120 ले लिया, यहाँ से माइनस का 20 आई, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 10 इंटू में 10⁻⁻³ क्योंकि ये मिली हेनरी में दे रखा है। कैसे दे रखा है, मिली हेनरी में। तो सोल्व करेंगे, ठीक है, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0, ऐसे करेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व कैसे करेंगे सुनो देखो, आई की वैल्यू क्या बोली इसने 4 एम्पियर, क्या पुट करनी है हमें 4 एम्पियर, तो इसमें आई की वैल्यू 4 एम्पियर पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करोगे डी आई बाई डी टी आ जाएगा, और यहाँ पे डी आई बाई डी टी की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी। इसी इक्वेशन से ये दोनों पार्ट हो जाएंगे। क्लियर है, सुनो देखो, तो ये कितना आएगा 120 माइनस में ये 80 हो जाएगा, आई की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 10 की पावर -2 डी आई बाई डी टी इक्वल टू में 0। ये कितना आएगा 40 माइनस ये आ जाएगा डी आई बाई डी टी, तो यहाँ से डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4000। ये किसकी वैल्यू होगी, डी आई बाई डी टी की वैल्यू आ गई। क्लियर है, ये फोन तो दिख रहे होंगे ना यार, कहीं ज्यादा छोटे हो गए। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने आई की वैल्यू पुट करके हमने डी आई बाई डी टी फाइंड कर लिया, आई की वैल्यू पुट करके हमने डी आई बाई डी टी फाइंड कर लिया। अब हमें डी आई बाई डी टी की वैल्यू पुट करके आई फाइंड करना है, इसी फॉर्मेट में, इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहले इक्वेशन लिख ले, 120 माइनस 2i माइनस 10 इंटू 10 3 डी आई बाई डी टी की जगह क्या पुट करना है 1200, क्या पुट करना है 1200 इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्व करते हैं इसे, तो ये यहाँ से क्या आएगा, इसमें से 1200 माइनस इतना करेंगे तो कहाँ से कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120 माइनस 20 माइनस 12, हाँ -12 आ जाएगा 120 माइनस 20 आई, और ये -12 आ जाएगा इक्वल टू 0। ऐसे ही होएगा, ये समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे ही होएगा ना। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 120 माइनस 12 कितना आएगा 108, 108 इक्वल टू में क्या कर देंगे 108 इक्वल टू में 108 इक्वल टू में 20 आई, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 108 बाय 20, यानी कि आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 5.4 एम्पियर। 5.4 एम्पियर इज द फाइनल आंसर। डी आई बाई डी टी की वैल्यू अगर 1200 पुट करते हैं तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी 5.4 एम्पियर, और अगर आई की वैल्यू 4 पुट की तो वहां से डी आई बाई डी टी की वैल्यू आ गई 4000।
क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। डन है, आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन, ये ध्यान से समझना। देखो म्यूचुअल इंडक्शन तो पहली बात ये कि हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात कभी भी एक कॉइल में नहीं करते। म्यूचुअल का मतलब भी क्या होता है? आपस। म्यूचुअल का मतलब भी क्या होता है? आपस। तो आपस तो दो चीजों में, दो जनों में होएगा। आपस में बात कर रहे हैं, आपस में दोस्त हैं, तो आपस में मतलब वो दो बंदे ही होंगे, वो आपस में दोस्त हैं। अकेले बंदे को थोड़ी बोल सकते हैं ये आपस में दोस्त है, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन में हमेशा किसकी बात करते हैं हम? दो चीजों की बात करते हैं। म्यूचुअल का मतलब भी दो या दो से ज्यादा होता है। म्यूचुअल का मतलब भी दो या दो से ज्यादा होता है। म्यूचुअल में कभी भी एक की बात नहीं करते। एक की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे सेल्फ, लेकिन म्यूचुअल की बात करें तो वहां पे दो या दो से ज्यादा। ठीक है, तो इस म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है? पहले डेफिनेशन सुन लो। इफ देयर आर टू कॉइल्स नेम्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इफ बैटरी इज कनेक्टेड इन प्राइमरी कॉइल एंड करंट पासिंग थ्रू इट इज changing with the time, then there is induced EMF in both coils. Induced EMF in primary coils is self-induced EMF. Induced EMF in secondary coil is mutual induced EMF. This phenomena is induction of EMF in the secondary coil is called mutual induction. इससे कुछ समझ में नहीं आया होगा, डेफिनेशन पढ़ लो, थोड़ा बहुत आया होगा, बाकी मैं बता देता हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन, दो कॉइल्स लेंगे हमेशा। इसमें कितनी कॉइल्स लेंगे? दो कॉइल्स। एक कॉइल में बैटरी लगेगी, दो कॉइल्स ले रहे हैं, एक कॉइल में बैटरी लगेगी, दूसरे में कोई बैटरी नहीं लगेगी। एक कॉइल में बैटरी लगी, जिस कॉइल में हम बैटरी लगाएंगे उसे बोलेंगे प्राइमरी, प्राइमरी कॉइल। किसी क्या बोलेंगे उसे? प्राइमरी कॉइल। और जिसमें बैटरी नहीं लगी उसे बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, मान लो जस्ट इमेजिन कि मेरे हाथ में दो कॉइल है, इसमें मैंने बैटरी लगा दी, तो इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी कॉइल। और इससे इसमें बैटरी नहीं है तो इसमें क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉइल। मान लो अगर इधर बैटरी लगा दी तो इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी कॉइल। और यहाँ पे बैटरी नहीं है तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल। किसको क्या बोलेंगे, समझ में आ गया? ठीक है, हमने किसमें? एक में बैटरी लगा दी, प्राइमरी कॉइल में बैटरी हमारे पास। तो जैसे ही उस बैटरी में जो करंट फ्लो किया, मान लो जो करंट पासिंग थ्रू, मतलब जो करंट पास हो रहा है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। प्राइमरी में, प्राइमरी में जो करंट पास हो रहा है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स भी आएगा। फ्लक्स भी आएगा ना प्राइमरी में, खुद की बैटरी की वजह से खुद में ही फ्लक्स आ रहा है। जो सेकेंडरी बैटरी है, सेकेंडरी कोयल है, उसमें बैटरी नहीं है लेकिन उसमें भी फ्लक्स आएगा, प्राइमरी की वजह से आएगा। मान लो ये पास पास है तो इसमें फ्लक्स पास हो रहा है, तो इसकी वजह से इसमें भी तो पास होएगा। ये मान लो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, इसमें फ्लक्स पास हो रहा है तो इसकी वजह से इसमें भी तो आएगा। हाँ, ये सेकेंडरी जो कोयल है इसमें जो फ्लक्स पास हो रहा है वो एक्सटर्नल से आया है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से आया है। जो प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो खुद का फ्लक्स है, सेल्फ फ्लक्स है। लेकिन जो सेकेंडरी का है वो सेल्फ फ्लक्स नहीं है, वो एक्सटर्नल है, वो बाहर से आया है। ठीक है, तो इस केस में दोनों में से ही ईएमएफ, दोनों में, बोथ कॉइल में ईएमएफ होगा। इंड्यूस ईएमएफ दोनों में होगा। सेकेंडरी में कहां से आ रहा है? प्राइमरी की वजह से। ठीक है, बैटरी एक में लगाई है लेकिन इंड्यूस ईएमएफ दोनों में आएगा। क्लियर है? और जो प्राइमरी में जो ये इंड्यूस आएगा उसे बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। जो प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ आएगा उसे बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। और जो सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि वो उसकी वजह से आया है, प्राइमरी की वजह से आया है सेकेंडरी में। ठीक है, सेकेंडरी में कोई बैटरी नहीं थी। किसमें इंड्यूस ईएमएफ जो सेकेंडरी में आया वो किसकी वजह से आया है? प्राइमरी कॉइल की वजह से आया ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है? इसके इंड्यूस ईएमएफ को म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, और प्राइमरी कॉइल के इंड्यूस ईएमएफ को क्या बोला गया है? सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। क्लियर है यहाँ तक? और इस जो ईएमएफ आना, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ आना, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आना, इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोला गया इसे? म्यूचुअल इंडक्शन। दोबारा से सुन लो एक बार और। देखो म्यूचुअल इंडक्शन में हम दो की बात करते हैं। हम यहाँ पे दो कॉइल लेंगे, जिस कॉइल में हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, जिस कॉइल में हम बैटरी लगा रहे हैं उस बैटरी को बोले जिस कॉइल में हम बैटरी लगा रहे हैं, जिस कॉइल में हम बैटरी लगा रहे हैं उस कॉइल को बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। क्या बोलेंगे उसे? प्राइमरी कॉइल। और जिसमें बैटरी नहीं है उसे बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो अब जहां पे बैटरी है, मतलब प्राइमरी में तो बैटरी है, तो वो टाइम के साथ उसमें से करंट जो पास हो रहा है वो चेंज होएगा। टाइम के साथ
करंट चेंज होएगा तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा प्राइमरी में, प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि टाइम के साथ क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तो वहां पे प्राइमरी कॉइल में क्या आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। और इस प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। जो प्राइमरी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसे बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसे बोलेंगे म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ क्यों बोला गया है? क्योंकि ये आया प्राइमरी कॉइल की वजह से। किसकी वजह से आया? प्राइमरी कॉइल की वजह से। और इस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आना, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आने के प्रोसेस को बोला गया है यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ तक क्लियर है? थक गया यार मैं बोलता बोलता। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखो मान लो ये दो कॉइल है, ये ऊपर वाला समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, ये दो कॉइल है, ठीक है, इसमें बैटरी कनेक्टेड है, ये बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी की जो ईएमएफ है वो वेरिएबल है, इसलिए करंट चेंज हो रहा है। ठीक है, ईएमएफ क्या है बैटरी की? वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसमें से अगर मान लो करंट, इसमें से अगर करंट बढ़ रहा है, इसमें से पास होने वाला, प्राइमरी कोयल में से पास होने वाला करंट अगर बढ़ रहा है तो इसमें से फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्या बोला मैंने? कि जो ये प्राइमरी कोयल है, अगर इसमें से पास होने वाला करंट इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंडरी कोयल का फ्लक्स भी इंक्रीज होएगा। अगर कम हो रहा है, इसमें से जाने वाला करंट कम हो रहा है, तो इस सेकेंडरी कोयल का भी फ्लक्स कम होएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो इसका जो फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके करंट के, इसके पास हो, इसमें से पास होने वाले करंट के। जो ये सेकेंडरी कोयल का जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्राइमरी में से पास होने वाले करंट के। देखो इस पे ये लिख रखा है, इसका मतलब सुनो, देखो इसका मतलब जो फाई एस है, इसका मतलब क्या है? सेकेंडरी फ्लक्स की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी के फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स। और ये आईपी का मतलब है प्राइमरी का करंट, प्राइमरी कोयल में से पास होने वाला करंट। ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आईपी, आईपी देखो, और यहाँ से जो ये है ना, क्या ये सेकेंडरी में से पास होने वाला फ्लक्स, ये एम आई पी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? यहाँ से प्रोपोर्शनली कांस्टेंट एम लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट एम लगा दिया, एम लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम की वैल्यू आ जाएगी दिस अपॉन दिस, ये आ जाएगी एम की वैल्यू। मतलब इसमें से सेकेंडरी कोयल में से पास होने वाला फ्लक्स डिवाइडेड बाय में प्राइमरी में से पास होने वाला करंट किसके इक्वल आएगा? किसके इक्वल आ जाएगा? एम के इक्वल। एम क्या होता है? एम होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोल लो या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल लो। ठीक है, ये कांस्टेंट ही एक तो कांस्टेंट है ये। ठीक है, और जो इसकी एम की जो यूनिट होती है ये भी हेनरी होती है। क्या होती है? ये भी हेनरी होती है, हेनरी। ठीक है, एम डिपेंड्स ऑन शेप, ज्योमेट्री एंड गैप बिटवीन कोयल। ये कभी भी करंट पर डिपेंड नहीं करता, नेवर डिपेंड्स ऑन करंट। ये डिपेंड करेगा किस पे? शेप, ज्योमेट्री, शेप पे, ज्योमेट्री पे, या फिर गैप बिटवीन कोयल्स। इन कोयल्स के बीच का जो गैप है उस पर डिपेंड करेगा, कभी भी करंट पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, सुनो एक और बात बताता हूँ। एक होता है एल, एल हम पढ़ चुके हैं। सुनो देखो, एल और एम में फर्क बताता हूँ। एल जो होता है ना, एल पता है क्या होता है? एल होता है प्राइमरी। मान लो ये एल है, इसके एल की बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब पता है क्या होगा? एल का मतलब होगा कि इस प्राइमरी में से पास होने वाला इसका खुद का करंट और खुद का फ्लक्स का रेशो ही एल होता है। ये प्राइमरी की बात कर रहे हैं। प्राइमरी में मतलब इसमें से जो पास होने वाला करंट और इसके खुद का फ्लक्स, इनका रेशो क्या कहलाता है? एल कहलाता है। लेकिन एम पता है क्या कहलाता है? एम कहलाता है कि इसमें से तो पास होने वाला फ्लक्स, सेकेंडरी में से पास होने वाला फ्लक्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी में से पास होने वाला करंट, एम कहलाता है। एल तो खुद का ही करंट है, खुद का ही फ्लक्स है, और इन दोनों का रेशो एल कहलाता है। लेकिन एम किस किस का रेशो कहलाता है? एम रेशो कहलाता है इसमें से सेकेंडरी में से तो पास होने वाला फ्लक्स और
प्राइमरी में से पास होने वाला करंट के रेशियो, करंट का इसमें से पास होने वाला फ्लक्स और इसमें से पास होने वाला करंट का रेशियो किसके इक्वल होता है, एम के इक्वल होता है। एम एल में ये डिफरेंस होता है। एल हम पढ़ चुके हैं, एम की हम ये बात कर रहे हैं। एल को एल पहले समझ चुके हैं ना, और एम अब समझा दिया। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ये सुन लो, देखो वही है, वहां पे जो पहले था वहां पे क्या था, माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एम डी आई बाई डी टी आ जाएगा। बस देखो ई इंड्यूस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस निकालने का फॉर्मूला माइनस डी आई बाई डी फाई बाई डी टी होता है, यही होता है। फाई की जगह आप क्या पुट कर देंगे, इसका पुट करेंगे, क्योंकि फ्लक्स तो इसकी बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फाइंड करना है। म्यूचुअल इंडक्शन ही क्या बोला, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ ही किसके ईएमएफ को बोला गया है, जो सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है उसका ही, उसे ही क्या बोला गया है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रखा है। तो हमें ये म्यूचुअल चाहिए ना, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, तो हम इस केस में फ्लक्स किसका पुट करेंगे, सेकेंडरी में से जो पास हो रहा है उसके फ्लक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी पुट कर दो और इसकी जगह हम ये एम आई पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला जाता है माइनस एम डी आई बाई डी टी। इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। क्लियर है भाई यहाँ तक? डन। ये फॉर्मूला याद करना है बस, जो मैंने रफ कर दिया ये फॉर्मूला याद करना है बस, ये फॉर्मूला क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अब इस पे। देखो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले भी गिवन है, ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है और ये म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ है। ठीक है, देखो दो है, इसमें दो कॉइल है, दोनों की वजह से एक तो सेल्फ का एक खुद का निकालना है, एक म्यूचुअल का निकालना है। इसमें वन में भी खुद का निकालना है, एक म्यूचुअल निकालना है, और टू में भी खुद का निकालना है और एक म्यूचुअल निकालना है। ठीक है, फाइंड करते हैं, कोई ना। सुनो देखो, पहले फर्स्ट की वजह से सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस, देखो इसका एल ये है, इसका एल ये है, और दोनों का म्यूचुअल ये दे रखा है 20। ठीक है, दोनों ये पूरे का, इस पूरे सिस्टम का 20 है, मिला के 20 दे रखा है। इसका 10 है, इसका 40 है, और मिला के कितना है, 20 है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये माइनस 10, तो डी बाई डी टी आई की वैल्यू क्या है इसमें, 40 प्लस 3, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 10, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, माइनस का 2 नहीं आएगा, रुको 4 आएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 40 वोल्ट, ये आ गया। ठीक है, इसकी वजह से सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 40 वोल्ट। ठीक है, अब सुन लो, म्यूचुअल फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है हमें, म्यूचुअल कैसे फाइंड करेंगे, सुनो देखो, जब म्यूचुअल फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एम डी आई बाय डी टी, यही फॉर्मूला है। माइनस एम की वैल्यू तो यही लेंगे, लेकिन अगर मान लो इसका अंदर वाले का फाइंड कर रहे हैं तो आई की वैल्यू ये लेंगे, और इस बाहर वाले का अगर फाइंड कर रहे हैं तो आई की वैल्यू ये लेंगे। समझ में आया? दोनों केस में अगर इस 1 की वजह से या फिर 2 की वजह से, ये दो कोयल है, मान लो इस 1 वाली कोयल की वजह से या फिर इस सेकंड वाली कोयल की वजह से, मान लो हम म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ फाइंड कर रहे हैं। तो सुनो क्या होगा, अगर एम की वैल्यू तो यही रहेगी, क्योंकि पूरे सिस्टम की एम की वैल्यू है, तो एम की वैल्यू तो यही रहेगी, दोनों में एम की वैल्यू ही आएगी। लेकिन आई की वैल्यू, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो आई की वैल्यू ये वाली लेंगे, और अगर इस बड़े वाले की बात कर रहे हैं तो आई की वैल्यू ये लेंगे। तो इस केस में बताओ आई की वैल्यू कौन सी लेंगे, 2 वाली की लेंगे ना, 2 वाली की लेंगे। तो -20, ये डी बाई डी टी हो जाएगा। आई की वैल्यू कौन सी लेंगे, ये लेंगे -2t प्लस 6। तो यहाँ से आ जाएगा ये -20, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। तो म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ फर्स्ट की वजह से कितना आ रहा है, 40। सेल्फ, ये सेकंड वाले की खुद की वजह से फाइंड कर रहे हैं, सेकंड वाले की खुद की वजह से। तो सेकंड की खुद की वैल्यू कितनी है, सेकंड की खुद की वैल्यू कितनी है, एल है, ये 40 है, एल माइनस एल डी आई बाई डी टी, -40
डी आई बाई डी टी डिफ्रेंशिएट कर दो यार, 2 ही आएगा तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 80 वोल्ट, सॉरी माइनस का 80 वोल्ट, माइनस का 80 वोल्ट। क्लियर। म्यूचुअल फाइंड करनी है, दूसरे वाले की वजह से फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एम डी आई बाय डी टी, माइनस एम, एम तो यही पुट करेंगे क्योंकि पूरे सिस्टम का एम तो यही है, तो 20। अब आई की वैल्यू कौन सी लेंगे, बाहर वाले की बात करें तो आई की वैल्यू अंदर वाली लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 3, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रुको 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 रुको, माइनस का 2 था ना, माइनस माइनस प्लस आएगा यहाँ पे। देखो इसमें ये वाला लेना है ना, ये वाला, तो माइनस माइनस नहीं लेगा यहाँ पे, ये प्लस का ही आएगा, ये यहाँ पे माइनस 80 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ये क्वेश्चन रह गया था, इसे करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये दो कोयल दे रखे हैं, इसका एल है 20, कितना एल है 20, और इसका है 30, बड़ी वाली का 30 है, छोटे वाले का 20, और इस पूरे का जो एम है वो 50 है, 50 हेनरी, एच मतलब हेनरी। ठीक है, एल और एम की यूनिट सेम ही होती है, हेनरी होती है। ये पूरे सिस्टम का होता है, ये इस छोटे वाले का गिवन है, ये इस बड़े वाले का गिवन है। पहले क्या फाइंड करना है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है फर्स्ट का, मतलब इसका फाइंड करना है। करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एल डी आई बाय डी टी, यही फॉर्मूला होता है। पुट कर दो, माइनस एल, एल की वैल्यू कितनी है 20, डी बाय डी टी, आई की वैल्यू पुट कर दो। अगर सेल्फ की बात कर रहे हैं तो खुद का ही करंट पुट करना है, अगर सेल्फ की ही बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, खुद का ही करंट पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट कर दो -4t प्लस में 6। ठीक है, सोल्व कर लेते इसे, -20, ये आएगा माइनस का t, तो ये कितना आ जाएगा 80 प्लस का 80 वोल्ट। ठीक है, था ये था सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, खुद के ईएमएफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसने फर्स्ट वाली से म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ पूछा है, तो ये कैसे करेंगे, सुनो देखो ये कैसे करेंगे, ये जो पहले क्वेश्चन किया उसकी तरह ही है सेम। देखो कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला माइनस एम डी आई बाय डी टी, माइनस एम, एम की वैल्यू गिवन है हमें 50, डी बाय डी टी आई। जब म्यूचुअल की बात करें ना, अब मान लो इस फर्स्ट वाले की बात करें, फर्स्ट कॉइल की बात कर रहे हैं और म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो इस केस में जो करंट लेते हैं वो दूसरे वाले का लेते हैं। अगर इसके म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो आई की वैल्यू ये लेंगे, और अगर मान लो इस सेकंड वाले के म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो आई की वैल्यू अंदर वाली लेंगे। ठीक है, अब अंदर वाले का पूछा है, अंदर वाले का म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ पूछा है, तो आई की करंट कौन सी लेंगे, आई की वैल्यू, आई की करंट, आई की वैल्यू कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व, ये क्या आ जाएगा t प्लस में 2, यानी कि 1 नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा -50 वोल्ट। कितना आएगा -50 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब दूसरे की वजह से क्या बताना है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ बताना है। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, यही होता है। एल की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 20, तो -20 डी बाय डी टी। आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे t प्लस 2, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 20 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक, डन। ठीक है, अब म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ पूछा, म्यूचुअल सेकंड की वजह से पूछा। पहले फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस एम डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, माइनस एम, एम की वैल्यू क्या है 50, तो -50 डी बाई डी टी। आई की वैल्यू अगर इस सेकंड की बात करें तो आई की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, अंदर वाली करेंगे, तो -4t प्लस में 6, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का प्लस का क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ गया, प्लस का 200। ठीक है, क्लियर है, वोल्ट।
दिस इज द फाइनल आंसर। तो फाइंड कर लोगे ना, ये तो हम पहले सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ निकालना तो हम पहले सीख चुके हैं। बात यहाँ पे म्यूचुअल की थी, म्यूचुअल का कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पुट कर दो, लेकिन जो आई की वैल्यू है वो ध्यान से पुट करनी है। अगर सेकंड वाले की बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ की, तो अंदर वाले की आई की वैल्यू पुट करनी है, और अगर अंदर वाले की बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ के बारे में, तो आई की वैल्यू बाहर वाली पुट करनी है। बस इसका ध्यान रखना है, बाकी तो सब सोल्व कर ही लोगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक ये क्वेश्चन है, इसमें m की वैल्यू बतानी है। ठीक है, किसकी वैल्यू बतानी है? m की। देखो सुनो कैसे करेंगे इसका क्वेश्चन। देखो यहाँ पे इसने बता रखा है कि जो ये r है वो बहुत बहुत छोटा है, किससे? इस r से। मतलब जो इसका रेडियस है, ये बाहर वाला जो है ये बहुत बड़ा है इस अंदर वाले सर्कल के कंपैरिजन अगर देखें तो ये बहुत छोटा है, इसका रेडियस बहुत छोटा है और इसका रेडियस बहुत बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि जो ये r है बहुत छोटा है, किससे? कैपिटल R से। ठीक है, तो जो अब हमें करंट फ्लो करवाना है, करंट हम फ्लो बड़े वाले में से करवाएंगे। आई का करंट फ्लो करवा दिया बड़े वाले में से, क्योंकि छोटे वाले में करवाएंगे तो ये इजी नहीं हो पाएगा, इसलिए हम बड़े वाले में से ही करंट का फ्लो करवाएंगे ताकि इजी हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे सेम ही आएगी, क्योंकि ये पास पास है ना, ये छोटा सा ये बिल्कुल। तो अगर इसकी वजह से देखेंगे तो यहाँ पे सेम ही आएगी, यहाँ पे करंट नहीं चला सकते। इजी करने के लिए क्या कर दिया, बाहर वाले में करंट चलाया। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी सेंटर पे इस करंट की वजह से? क्या होती है एट सेंटर? सेंटर की बात कर रहे हैं ना, ये होती है म्यू नॉट आई बाय 2d, यही होती है, पढ़ चुके हम ये। ठीक है, अब क्या बताना है, अब बताओ फ्लक्स पास होने वाला इस इनर में से जो फ्लक्स पास होगा, इनर की बात कर रहे हैं, जो फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? बी ए होगी। बी ए से फाइंड करते हैं, बी ए। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू ये पुट करेंगे इनटू में ए क्या हो जाएगा इसका? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें एम की वैल्यू चाहिए, इतना फाइंड कर लिया। ये हम फ्लक्स हमेशा इनर की वजह से देखते हैं। ठीक है, अंदर निकाल रहे हैं ना तो इनर की वजह से देखेंगे। एम की वैल्यू चाहिए, एम का फॉर्मूला क्या होता है? एम का फॉर्मूला क्या होता है? एम का सेकेंडरी का क्या लेते हैं? फ्लक्स लेते हैं, डिवाइडेड बाय क्या लेते हैं? करंट। किसका लेते हैं? प्राइमरी का। यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। ये तो इसमें तो ये लेंगे म्यू नॉट आई बाय 2d इंटू में पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आई, तो ये करंट तो आई का ही जा रहा है, आई से आई हो जाएगा, ये यहाँ पे कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाय में 2d। आंसर आ गया, ये एम की वैल्यू आ गई। हेनरी, हेनरी लगा सकते हो यूनिट। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। डन है। करंट हमेशा बड़े वाले में से चलाना है, ताकि अगर देखो यहाँ पे इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी इसके हर एक पार्ट पे उतनी ही होगी, क्योंकि ये रेडियस बहुत स्मॉल है। ठीक है, रेडियस क्या है यहाँ पे? बहुत स्मॉल है, तो इसलिए हम करंट बाहर लेके चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। ये म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और भी है क्या इसके क्वेश्चन? अच्छा, 2 और है ना? हाँ, 2 और है, सुन लो। चलो, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी एम फाइंड करना है। एम करते हैं। यहाँ पे एक रिंग है, करंट किसमें से करवाएं? इसमें से पास होएगा, करंट इसमें फ्लो करवा दे, क्योंकि ये बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन। अब इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उससे फाइंड कर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू? बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? ये होती है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, रिंग है नहीं है, बाय में 2r का स्क्वायर प्लस में d का स्क्वायर की पावर 3/2, ये होती है। ये हम पढ़ चुके हैं सारी बातें। ठीक है, कोई नया नहीं चल रहा है यहाँ पे, पुराना ही चल रहा है। ये वाला क्या है? बहुत छोटा है, तो इस पॉइंट, इसके हर एक पॉइंट पे इतनी होगी। ठीक है, इसके कंपैरिजन ही बहुत 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 छोटा है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से पास होने वाला फ्लक्स, इसमें से फ्लक्स पास होएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? बी ए होगी। बी होगी, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, बी ए होगी। बी की वैल्यू ये पुट करेंगे, बी की जगह ये पुट करेंगे, करते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय में 2r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर
3/2 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही होता है एरिया इसका, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, सुनो, m की वैल्यू चाहिए हमें, किसकी वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ये फ्लक्स लेते हैं, किसका लेते हैं, सेकेंडरी का लेते हैं, और डिवाइडेड बाय करंट किसका लेते हैं, प्राइमरी का, ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय में 2r का स्क्वायर प्लस में d का स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय i। इस i से ये i कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला, तो आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय में रेडियस कैपिटल ले लो, कैपिटल, ठीक है, बाय में 2r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ नहीं किया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये वैल्यू नहीं पता, अगर ये फॉर्मूले नहीं पता कि रिंग की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से जो हमने याद किए थे, अगर वो नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाएंगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। क्लियर है, ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर फ्लक्स निकाल लो, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, बी होती है, वहां से एम की वैल्यू निकाल लो, एम का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंडरी का फ्लक्स डिवाइडेड बाय में प्राइमरी का करंट। बस यही तो करना है, 3 स्टेप ही तो है, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स इसकी वजह से, और फिर एम। डन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। फाइंड एम ऑफ द गिवन सिस्टम। देखो यहाँ पे ना 2 कॉइल दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, 2 कॉइल्स ऑफ इक्वल लेंथ आर ओवरलैपिंग ओवर ईच अदर। 2 इक्वल लेंथ है, ठीक है। देखो मान लो इसे तो मान लेते हैं प्राइमरी, और ये जो रेड वाली है ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है बाहर वाली, और जो अंदर वाली है ये सेकेंडरी है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन इनर, दोनों में इनर है ये तो, इसके n1 मान लेते हैं, इसके n2 मान लेते हैं, मतलब प्राइमरी के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को n1 मान लिया, यानी कि आउटर लिख लो यहाँ पे, जो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन आउटर कोइल है ये n1 है, मतलब जो प्राइमरी कोइल के टोटल नंबर ऑफ टर्न है उसे n1 मान लिया, और जो सेकेंडरी यानी कि इनर कोइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को क्या मान लिया, n2 मान लिया, यानी ये n2 हो गया। यहाँ तक डन, ठीक है। L का मतलब, ये L का मतलब लेंथ है, ईच कोइल की लेंथ L है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच कोइल A है, ये तो आपको गिवन है। M फाइंड करना है, अब इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें M फाइंड करें, ठीक है, M फाइंड करते हैं। सुनो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये एक सोलिनॉइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है सोलिनॉइड में, इनर में क्या होती है, ये होती है म्यू नॉट एन आई के बराबर, मुन्नी के बराबर, यही होती है, ठीक है। फ्लक्स पासिंग थ्रू, फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 टर्न ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना यार, कैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक टर्न में से, सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी के एक टर्न में से फ्लक्स कितना पास होएगा, तो वो कितना होता है, बीए के इक्वल होता है, बीए के इक्वल होता है, ये बात मानते हो, ठीक है, बीए के इक्वल होता है। फिर यहां से इसे सोल्व करो, बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पासिंग थ्रू, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी पासिंग थ्रू सेकेंडरी, ऐसे बोल सकते हैं। टोटल सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, अब टोटल नंबर्स ऑफ सेकेंडरी, ये कितनी आएगी, ये आ जाएगी N2L। N2L कैसे आई, क्योंकि ये तो N2 आएगी, और ये पूरी की बात कर रहे हैं, पूरी की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगी, N2L आ जाएगी, N2L आ गई, N2L। अब बताओ फ्लक्स, टोटल फ्लक्स,
पासिंग थ्रू सेकेंडरी। ये कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी, ये कितना हो जाएगा, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल फ्लक्स आ जाएगा ना। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, ये करेंगे, इनटू में N2L करना है, यही करना है। N2 की वैल्यू तो यार ये क्या आ जाएगा हमारे पास, N2 की वैल्यू क्या लेंगे, Ni वैल्यू तो कुछ लेंगे नहीं। ठीक है, N2 ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा I इंटू में L, ऐसे ही आ जाएगा। ये I यहाँ ले आए, मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, ये क्या आ गया हमारे पास, फ्लक्स आ गया, फ्लक्स सेकेंडरी में से पास होने वाला फ्लक्स। M की वैल्यू चाहिए हमें। M क्या होता है, फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी डिवाइडेड बाय करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी। तो ये फ्लक्स की वैल्यू ये है, म्यू नोट N1 N2 पाई आर स्क्वायर इंटू में I इंटू में L, डिवाइड क्या कर देंगे, I डिवाइड कर देंगे, I से I कैंसिल, ये आ जाएगा म्यू नोट N1 N2 पाई आर स्क्वायर इंटू में L, ये आ गया। अब सुनो, देखो हम क्या कर सकते हैं, N1 को लिख सकते हैं N1 बाय L लिख सकते हैं ना, और N2 को क्या लिख सकते हैं, N2 बाय L, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों को मानते हो लिख सकते हैं, लिखते हैं, रिप्लेस करते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा N1 बाय L, ये आ जाएगा N2 बाय में L पाई आर स्क्वायर इंटू L, एक L से L कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर L। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द M। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग खराब तो करना ही पड़ेगा। ये समझ में आ गया क्या? क्लियर है? देखो हमने क्या किया, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने फ्लक्स फाइंड किया, एक टर्न में से जाने वाला। सेकेंडरी की बात कर रहे हैं हम, सेकेंडरी ये N2 वाली, जो ये रेड वाली है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो फ्लक्स फाइंड किया एक टर्न में से जाने वाला, वो होता है B के इक्वल। B और A की मल्टीप्लाई कर दी, हमारे पास ये आ गया। हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, एक टर्न में से जाने वाला फ्लक्स। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड किए सेकेंडरी के, तो वो होते हैं N2L होते हैं। उसके बाद टोटल फ्लक्स फाइंड किया सेकेंडरी का, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, वहां से क्या आ गया हमारे पास, टोटल फ्लक्स आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल फ्लक्स। उसके बाद M की वैल्यू फाइंड कर ली, M का फॉर्मूला लगा दिया, सेकेंडरी का फ्लक्स, सेकेंडरी में से पास होने वाला फ्लक्स डिवाइडेड बाय में प्राइमरी का करंट। तो ये तो I था ना, मतलब इसमें से I का करंट ही चलाया हमने। ठीक है, तो I से I कैंसिल हो गया, यहाँ से N1 को ये लिख सकते हैं, N2 को ये लिख सकते हैं, रिप्लेस कर दिया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? डन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ये।